हाय बच्चों। आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 का पेपर कि भाई किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ उसे। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ सेशन जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस मैं ये सेशन है जिसमें मैं कैसे इस पेपर को सॉल्व करता वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत बोल रहे थे पेपर बहुत मुश्किल है, तो आई एम प्रीटी टेंस्ड आउट, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। एंड श्योर दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट। ठीक है, चलो लेट्स सी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो अभी जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी और स्पेस इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। सर्कुलर प्लेट से बनाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। इनकी इंक्रीजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, सिग्मा बढ़ रही है, सिग्मा बढ़ रही है तो क्यू बढ़ रहा है, क्यू बाई ए बढ़ रहा है, तो वहाँ से करंट है बढ़ रहा है। विच मीन्स वो, और वो करंट से सिग्मा बढ़ रहा है तो करंट है, मतलब करंट बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना। तो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो करंट कांस्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड राइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट नॉन जीरो एवरीवेयर मैक्सिमम। ये क्या पूछ रहे हैं? जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ इसके प्लेट के बीच में कितनी है और प्लेट के बाहर कितनी है। अब देखो, पता है इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को इसको सिलेंडर की तरह लेना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है ना अपने पास, उस तरीके से लेना चाहिए। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट पूरे में होता है, तो अब सिलेंड्रिकल कंडक्टर में जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है सिलेंड्रिकल कंडक्टर में ना, कि पहले कॉन्स्टेंटली बढ़ती है और फिर डिक्रीज करती है। ठीक है, पता है अपने को। अब कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शंस देख लेते हैं ना, थोड़ा क्लियर हो जाए। जीरो एट ऑल प्लेसेस, ये तो गड़बड़ लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो पक्का से होती है, तो श्योर है अपन लोग। ठीक है, वो पूरा एक पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक ही था ना उसमें। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट है और आउटसाइड जीरो है, ये भी गलत है। जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, बिटवीन द प्लेट जीरो, मतलब करंट अगर हॉलो सिलेंडर होता ना तो ये जीरो थी, ये भी गलत है। तो नॉन जीरो एवरीवेयर, ये बात ठीक लग रही है। विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी कंडक्टिंग सरफेस, बिल्कुल ये बात भी सही लग रही है, मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है अपना, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या है कि सॉरी, ये ऑप्शन जो है इसका क्या आ गया, वन का वन, वन का वन यहाँ लिख लेते ना, बाद में चेक करने में प्रॉब्लम होती है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, कितना टाइम लगा, 2 मिनट लग गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 500 स्लाइटली अलाइन विद द डायरेक्शन, अलाइन विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट, दिस डाइपोल इज देन रोटेटेड, दिस चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो यू इनिशियली जो था अपना वो था माइनस पी ई, 20 × 10⁻⁻⁻2 -2। फाइनल जो है अपना वो है माइनस पी डॉट टी होता है ना, पी कॉस थीटा, तो फाइनल जो जाएगा पी कॉस 60 डिग्रीज है, 60 डिग्री से रोटेट कर दिया है तो 60 डिग्री होगा एंगल उनके बीच में, तो कॉस 60 -1। ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल है वो 1 जूल आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ठीक लग रहा है। तो चेंज है -2 से -1 आ रहा है ना, तो 1 जूल आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 4, दूसरे का ऑप्शन है 4 अपना। वापिस आते हैं इसमें, थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। अ बॉल ऑफ माइस 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर। ये बॉल हिट्स द ग्राउंड, राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर, द इम्पल्स इम्पार्टेड इन द ग्राउंड। इम्पल्स में क्या हो जाएगा, mv1 + mv2 हो जाएगा ना, तो mv1 + v2 हो जाएगा। और v1 की जो वैल्यू है 1/2, और v1 की जो वैल्यू है 2√2gh, √2gh, 2 × 10 × 40, तो ये हो जाएगी 402800, 20√2 हो जाएगा ना ये तो। ठीक है, और जब वापस जा रहा है तो √2gh फिर से 2 × 10 × 10 विच इज़ 10√2, तो ये 30√2 आ जाएगा अपने पास। और 30√2/2 जो है वो कितना हो जाएगा, 15√2, जीरो तो भी नहीं हो सकता, 84 भी नहीं, 15√2 करीब 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 15 + 22 के अराउंड होगा ना, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है अपना। थर्ड ऑप्शन आ गया, थर्ड का थर्ड आंसर आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, एंड उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितना टाइम हो गया, 4 मिनट हो गए हैं। ठीक है, हम तो मतलब 1 घंटे का ही टारगेट होता है यार इसमें तो करने का जनरली अपना। उसमें अगर देखते हैं तो चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ऑन अ पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइज्ड एट 22.5 डिग्री फ्रॉम पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड इज। अच्छा, एक ट्रांसमिटेड लाइट है अपने पास, लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है व्हेन अ पोलराइड शीट between two क्रॉस.
एट 22.5 डिग्री फ्रॉम पोलराइजेशन एक्सिस। 22.5 आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कुछ हमने सुना है। तो एक फर्स्ट पोलराइड, टू क्रॉस पोलराइड है, एक ऐसे है और दूसरे की ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ऐसे मान लेते हैं पहले तो। और एक और पोलराइड शीट ला दी इसके बीच में, मान लेते हैं 22.5 डिग्री पे आई है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं देखता हूँ तो पहली पोलराइड से पास करने के बाद इंटेंसिटी इन्होंने रखी है आई नॉट है फर्स्ट पोलराइड के पास, तो आई नॉट है। अब आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 आना चाहिए था जवाब, दो है ना हमारे पास, इससे 22.5 है, इससे 67.5 हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर 67.5 भी आएगा। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से होगा ये। तो आई नॉट, इनकी वैल्यूज तो नहीं पता होती, बट हाँ ये साइन हो जाएगा ना, हाँ तो ये साइन 22.5 हो जाएगा और ये 1/2 साइन स्क्वायर 45/2 हो जाएगा। तो विच इज़ आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर 45 कितना होता है, साइन स्क्वायर 45 इज़ 1/2 अपॉन 2, तो ये आई नॉट बाई 4 हो गया, आई नॉट बाई 4 आ गया ये। बट इसमें ना ये गलती कर दी अपन ने कि ये ना साइन स्क्वायर बाई 4 होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, मतलब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। आई नॉट बाई 8 ऑप्शन मैच कर रहा है ये। तो फोर्थ का 1 अगेन हमें रियलाइज़ हो रहा है कि फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर अपना 1 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, 5 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वाले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल ऑन अ प्राइम ब्रेक, कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर, कार बी स्टॉप्स आफ्टर 500 मीटर्स। एफ ए एंड एफ बी आर, एफ ए और एफ बी का रेशियो पूछ रहे हैं कि कितने पे लगेगा, तो एफ ए बाई एफ बी पूछ रहे हैं। तो फोर्स निकालने के लिए अगर 100 जूल है तो वेलोसिटी निकल सकती है, और वेलोसिटी निकल सकती है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो डिस्टेंस दे रखा है नहीं, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी और डिस्टेंस है तो v स्क्वायर इक्वल टू एस वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, या फिर हम इस तरीके से कर लेते हैं ना, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, एफ ए इंटू एस ए, एफ ए में 100 जूल फोर्स, एफ ए इंटू एस ए जो भी है वो टोटल एनर्जी हो जाएगी ना, वर्क डन जो है, एफ ए इंटू 1000 जो है डिवाइडेड बाई एफ बी इंटू 1500 जो है, दैट विल बी इक्वल टू 100/225, 100/225। तो ये ऐसे आ गया, ये 2/3 हो गया, ओके, को 10/15 ही छोड़ दो, कैंसिल मत करो इसे। 15 में ये 15 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, 10/15 2/3 आ गया, एफ ए बाई एफ बी 2/3 आ गया। ऑप्शन है मैच कर रहा है, तो ठीक आंसर लग रहा है अपने को 5 का 4। अब आ जाते हैं वापस 6 वाले पे आ जाते हैं। अ करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज व्हाट, इस गिवन सर्किट में बैटरी के थ्रू कितना करंट है। तो ये सर्किट ये तो सीरीज में 5.5 और ये 7 हो गया इन दोनों का, तो ठीक है। ये वाले का क्या सीन है, ये सारी कहानी है ना, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगी तो काम चल जाएगा। ये व्हीटस्टोन टाइप है ना, बैलेंस है नहीं, पर देख लें ना तो चाहिए, वरना उसके बिना तो मुश्किल होगा। 3 5 2.5 6 नहीं सॉरी 1.5 बैलेंस है, तो ये तो गायब हो जाएगा। 3 और 5 कितना हो गया 8, ये गायब होते ही 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 4 पैरेलल में, तो 8 और 4 पैरेलल में 8/2, तो इसका हो जाता है 8/3। और क्या ये भी देखिए था 1/3 पैरेलल में, तो 1/3 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 + 7 टोटल 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया अपना। और बैटरी 5 वोल्ट की है, तो करंट किससे पूछा हुआ है, बैटरी से, 0.5 एम्पीयर करंट आ जाएगा अपना। छठे का 4 आ गया, छठे का आंसर 4 आ गया। ऐसे लोग मुश्किल बोल रहे हैं बट लग तो नहीं रहा है, बट चलो वापस चलते हैं, इस टाइम कम पड़ रहा है। 3 identical heat conducting rods are connected in series shown in the figure. The rods on the side have thermal conductivity K, 2K. In the middle has thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at temperature 3T and the right end at T. Okay. The rods are thermally from T1 and T2 junction की करंट T1/T2 का रेशियो पूछ रहा है, T1/T2 का रेशियो पूछ रहे हैं।
तो मतलब रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम नहीं है, बस पीस वाला पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया, आखिरी का पोटेंशियल देखे। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी L/2KA। इसको एक सेकंड के लिए R बोल दें तो ये भी R हो जाएगा, और ये KA देते तो 2R हो जाएगा। तो 4R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी। जो रेट ऑफ हीट है वो 2T/4R T/2R हो जाएगा। T/2R में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो T/2R इंटू इसका रेजिस्टेंस R है, तो T/2 हो जाएगा। 3T माइनस T/2 कितना होता है? 2.5T। T1 जो है 2.5T आ जाएगा बेसिकली। और T2 की बात करेंगे तो T2 जो है 2R और ड्रॉप करेंगे तो T/2R इन T ड्रॉप होगा तो 1.5T आ जाएगा। तो और रेशो पूछा है T1:T2, T1:2 2.5:1.5 विच इज़ 5/3। ऑप्शन है T सेवन्थ का 1। आगे चलते हैं, थोड़ा पकअप करते हैं नाइस स्पीड। इतनी कम स्पीड में तो नहीं चलेगा। तो 8 इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ बॉक्स फिल्ड विद सैंड। As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency is omega t and average amplitude is 80 at the system. In an oscillating spring mass system, spring is connected to box filled with sand. ठीक है, और sand leaks out of the box vertically. ये सब vertically हो रहा है क्या? sand वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कर रहा है? अगर मैं एक सेकंड के लिए हॉरिजॉन्टली मान लेता हूँ कि वर्टिकली बस सैंड निकल रहा है, हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है। वर्टिकली तो मुश्किल है, तो ये नीचे सैंड निकलता रहेगा और ये ऑसिलेट कर रहा है। जब सैंड निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, कुछ बदलाव आएगा नहीं। तो एम्पलीट्यूड तो ऐसा लग रहा है कांस्टेंट होगा विद टाइम। एंड फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होती है √K/M होती है ना। तो m अगर बढ़ेगा, सपोज m अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ओवरऑल। m अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना। और एम्पलीट्यूड वेलोसिटी में कोई बदलाव देखो नीचे से रिलीज होता हुआ जा रहा है ना, तो वेलोसिटी तो कोई चेंज होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो इवेंचुअली एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और ओमेगा बढ़ रहा है। ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन अपने को समझ आ रहा है, लग रहा है मुझे। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8वें प्रश्न का थर्ड वाला ऑप्शन, 8वें का थर्ड ऑप्शन, सॉरी क्या हो रहा है यार, तुमसे चल रहे भाई। 8वें का थर्ड। नौवां क्वेश्चन, AB इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB at the instant when the current is 2 ampere is increasing at the rate of 1 ampere per second। करंट 2 एम्पियर है और 1 एम्पियर पर सेकंड से बढ़ रहा है। थोड़ी क्वालिटी डाउन है बट कोई नहीं। तो अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो देखो करंट इसमें क्या पूछा? VA minus VB पूछा है इसमें। देखो तो करंट जो है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसमें ऐसे ही हो जाएगा LdI/dt आ जाएगा। तो LdI/dt, L कितना है इसका? L इसका है 1 हेनरी। तो इसमें 1 हेनरी में तो ये हो जाएगा कि 1 वोल्ट हो जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस माइनस। इसमें तो प्लस माइनस 5 वोल्ट है ही। और उसके बाद जो 2 ओम वाला है इसमें करंट जो है 2 एम्पियर करंट दे रखा, तो 4 वोल्ट हो जाएगा प्लस माइनस। सबकी पोलैरिटी ड्रॉप ही हो रहा है ना सब में। तो ओवरऑल VA बड़ा है VB से, कितना आ गया? 1 और 5 और 4 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो सही है ये वाला भी। 9th का भी अपना 2 वाला ऑप्शन हो गया। 9th का 2 वाला ऑप्शन आ गया अपना। 10 पे चलते हैं। A particle of mass m is moving around the origin with constant force F pulling it towards the origin. Okay. The Bohr model decides there is a particle speed v in the v कैसे v और r कैसे डिपेंड करते हैं? बहुत ही स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है अपने लिए। तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और बोर्स मॉडल के हिसाब से mvr जो है nh प्राइम हो जाएगा। तो अपना जो कहानी है फोर्स जो है ये mv²/r होता था। ठीक है, तो अब मुझे सपोजली अगर r की प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है n पे, तो v की वैल्यू डाल देता हूँ। v की वैल्यू हो जाएगी m/r, तो बाहर आ गया v² विल बी n² h² अपॉन m² r²। तो ये पता चल जाएगा r³ जो है वो n² के प्रोपोर्शनल है, तो r जो है वो n⁻² के प्रोपोर्शनल है और r n⁻² के प्रोपोर्शनल, तो v जो है n⁻⁴ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि r उसके नीचे चला जाएगा। तो n 2/3 के प्रोपोर्शनल है, v n⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है
ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ये ठीक हो गया अपना। 10th का 1, 10th का 1 आ गया। टाइम 1.5 मिनट पर क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है यार, ऐसे कैसे चलेगा कहानी। चलो देखते हैं। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम टी एंड पोजीशन आर रिलेटेड ऑन द मूविंग पार्टिकल इज गिवन टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्सेलरेशन एक्स के टर्म्स में आंसर है ना, तो शायद बच जाएंगे, तो क्योंकि इजीली तो एक्स इन टर्म्स ऑफ टी गिवन होता है, तो डी टी बाई डी एक्स ये अपन निकाल सकते हैं। 2x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी आ गई एसेंशियली 1/2x+1। और अगर एक्सेलरेशन की बात की जाएगी तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी हो जाएगा, तो 1/2x+1 का स्क्वायर -2 ऐसे आ जाएगा, इनटू में डी एक्स बाई डी टी इज़ 1/2x+1, तो -2/2x+1 का क्यूब। यह ऑप्शन बढ़िया है, बच गए। 11th का डी, 4th ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th वाले पे हम आ रहे हैं। मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्टेट दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज NH/E। H is the Planck constant. Flux passing through the orbit of the electron, BA is NH/E, and E is the magnetic charge. According to the model, magnetic moment of an electron its lowest energy state will be। फ्लक्स जो है वो BA जो है, तो वो ऐसे कुछ है। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है अपना NIA, और घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो Q ओमेगा बाय 2π, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब विच इज़ QV/R। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, और अगेन BA जो है, B जो होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है ना, तो B इंटू पाई आर स्क्वायर जो है, B इंटू पाई आर स्क्वायर जो है वो है B इंटू पाई आर स्क्वायर इज NH/E। ये इस तरीके से हो रहा है अपने पास। और मॉडल है क्या? मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जेड वेट तो कुछ है नहीं इसमें, तो वो जेड वाला फैक्टर तो क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ है ना, V/R की वैल्यू पूछ रहे हैं एसेंशियली अपन से, है ना, EV/R। ठीक है, तो V/R अपने पास तो यहाँ से तो कुछ लग नहीं रहा यार, आ रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू द मॉडल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लोएस्ट एनर्जी। मतलब n की वैल्यू को 1 डाल देंगे, वो तो कोई बात नहीं है। n की वैल्यू को 1 डाल देंगे तो r की वैल्यू अपने पास आ जाती है H/d/πe का रूट। ठीक है, तो और v भी हम बोल सकते हैं mv/q भी। हाँ, बच गए शायद। b बोल सकते हैं mv/q भी है, सॉरी r बोल सकते हैं mv/q भी है। ठीक है, तो V/R की वैल्यू जो है वो QB/m आ जाएगी ना, V/R की वैल्यू QB/m आ जाएगी। अच्छा, ये तो कोई गड़बड़ लग रही है। E/2π V/R की वैल्यू QB/m है, ऐसा कुछ है क्या? QB/m HE/m है यहाँ पे। ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्या किया, ये मतलब है I इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर भी होगा ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट करंट इंटू एरिया होता है ना, मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी हुई है। एरिया पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू H/BE हो जाएगी। ठीक है, तो B भी कैंसिल हो गया, E भी कैंसिल हो गया, EH/2πm आ गया। बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें, आंसर आ जाना चाहिए EH/2πm ये। हाँ ठीक है, तो 12 का 4 वाला आंसर है, 12 का 4 आंसर है। अगर नीट का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो ऐसा लगता है कि क्या बकवास है, नीट के क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे हैं आज की डेट में। बट सॉरी, आप लोग ऐसे बुरा मत मानना, बट अपने को तो यही लग रहा है। माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ FE 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। अच्छे जी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इज 25 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन इन दी माइक्रोस्कोप इज़ व्हाट? मैग्नीफिकेशन इसमें ये नहीं दे रखा कि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी या फिर इसमें बनेगी। मतलब जो हमारा जब M1 होता था वो होता था FO/FE ना, तो FO जो दे रखा है वो 4 है,
और Fe जो है FO जो है वो अपना कितना है, 4 है, Fe 4 है और FO जो है वो 2 है। तो एक सेकंड, गलती बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? Fe बाई FO होता था क्या? नहीं, L बाई वो होता था FO और 1 प्लस D बाई Fe अपना वो वाला हो जाएगा। L बाई FO देखेंगे तो ट्यूब लेंथ 40 है, 40 बाई FO जो है वो 2 है, तो ये 20 आ गया, इंटू 1 प्लस D बाई FO, D बाई Fe इज़ 25 बाई, अभी ये 1 प्लस D बाई Fe या D बाई Fe उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना होगा हमारा, मतलब वो फोक इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। वैसे तो उन्होंने दे रखा है डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये होता है 1 प्लस D बाई Fe होता है, ठीक है। देख लें 25 बाई Fe कितना है, 2, तो 25 बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस 25 बाई 2 करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। 13.5 अगर मैं 20 में 13.5 मल्टीप्लाई करूँगा, 20 में अगर मैं 13.5 मल्टीप्लाई करूँगा तो 270 आएगा। 270 तो ऑप्शन में है नहीं, मुझे लग रहा है ये इसमें ना बहुत बार कन्फ्यूजन होता था पहले भी, तो ये 12.5 शायद मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 250 जवाब आना चाहिए, 13 का 2। थोड़ा ना इसमें क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, बट चलिए जो भी है, क्या एक्सपेक्टेशन रखें अपन नीट से, तो ज़्यादा टी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी तो है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं 14th वाले पे आ जाए। देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ, अ गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide on the surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to, ठीक है। हमारे पास एक 2 इंक्लाइंड सरफेस है, इक्वल लेंथ की है, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ ना, एक रफ है और एक परफेक्टली स्मूथ है। गिवन बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide on रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस, ओके। तो इसमें T1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L बाई जी साइन थीटा, 2L बाई जी साइन थीटा का रूट, और इसमें T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर द रूट 2L बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये अपना एक्सेलरेशन होता है। और ऑब्वियसली T2 जो है वो ट्वाइस ऑफ T1 है, तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इसका जो स्क्वायर कर लेंगे अपन, T2 स्क्वायर 4T1 हो जाएगा, 2L कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो 3G साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4 म्यू जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी, जी कैंसिल हो गया। टेन थीटा की जो वैल्यू है अपनी, टेन थीटा दे रखा है ना, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल ही हो गए अपने, तो म्यू की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, 0.75, 14th का 2, ठीक है। आगे चलते हैं 15th पे, फुल वेव रेक्टिफायर with diodes D1 and D2 as shown in the figure is, if input voltage is this, output then at t equal to 15 मिलीसेकेंड। क्या हो रहा है, D1 and D2 both are forward bias, D1 and D2 both are reverse bias, अच्छा ये देखना है 15 मिलीसेकेंड पे इनपुट कितना होगा। 15 मिलीसेकेंड पे जो इनपुट होगा वो हो जाएगा 220 100 पाई टी, इसमें 100 डाल देते ना, 100 पाई इंटू 15/1000, 10, 3/2, 3 पाई बाई 2 में साइन पाई माइनस हो जाएगा ये, तो इसे प्लस मान लेता हूँ, इसे माइनस मान लेता हूँ, क्यों ऐसे मान लेता हूँ ऊपर वाले को, बट लेकिन गिवन नहीं है, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, इधर प्लस, बट ये तो उल्टा हो गया ना एक्चुअली में, माइनस 3 पाई बाई 2 पे तो साइन में तो माइनस हो जाएगा ना, ये -220 हो जाएगा ना। तो इसको मैं एक सेकंड के लिए इस तरीके से इमेजिन कर लेता हूँ, अच्छा फुल वेव है ना, तो सेंटर टैप होगा, तो 220 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये -110 मान लेता हूँ, 110 मान लेते हैं इसे, तो ये 110 है, ये 110 मान लेते हैं, और ये -110 है, और ये -110 मान लेते हैं। तो कितना आ गया अपना, अगर 110 ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये वाला तो ठीक है, और ये नेगेटिव है, इसको 0 मान लेते हैं ना, 0 0, तो ये वाला पॉजिटिव है, तो ये तो डायोड 2 तो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, और डायोड 1 जो है ये भी 0 है, तो ये रिवर्स बायस में है, तो डायोड 1 इज़ फॉरवर्ड बायस, डायोड 2 इज़ रिवर्स बायस। थर्ड क्वेश्चन आ गया, बच्चे ने भी ठीक मार्क कर रखा है, 15 का थर्ड अपने पास आ रहा है। फोर्थ पे चलते हैं, तब 16 पे, सॉरी
A uniform rod of mass 20 kg and length 5 मीटर leans against a smooth vertical wall. एक रॉड है हमारे पास जिसका मास 20 किलो है और लेंथ 5 leans against a smooth vertical wall. Okay. Making an angle 60 degree with it. Vertical wall के 60 डिग्री एंगल बना रही है. The other end rests on horizontal, rough horizontal floor. Okay. The friction force that the floor exerts on the rod. देखो इस पर एक नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा. ठीक है. N1 N2 और mg, दो कॉन्टैक्ट, दो नॉर्मल, एक mg एक फ्रिक्शन फोर्स और वर्टिकल वॉल स्मूथ है. ठीक है. अभी हमसे पूछ रहे हैं फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं. तो अपन लोग टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं. इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg की वजह से हो जाएगा mg L/2 साइन 60 डिग्रीज इधर की तरफ प्लस N2 की वैल्यू भी mg के बराबर ही होगी ना, क्योंकि वर्टिकल तो एक ही फोर्स है, स्मूथ वर्टिकल वाला. तो N2 की वजह से जो टॉर्क होगा वो mg की वजह से ऐसे है, फ्रिक्शन की वजह से भी इधर की तरफ है. फ्रिक्शन फोर्स इनटू L साइन 60 L/2 साइन 60 डिग्री होगा ना ये भी. नहीं फ्रिक्शन की वजह से तो ये होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, एंड दैट इज L cos 60 डिग्रीज. L cos 60 डिग्रीज और N2 की वजह से जो होगा ये वाला L साइन 60 डिग्रीज हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 और mg इंटू L साइन 60 डिग्रीज. तो ये हो गया mg L/2 साइन 60 डिग्री √3/2 f इंटू L cos 60 डिग्री L/2 कैंसिल ही हो गया. mg इंटू √3/2 हो गया. mg की वैल्यू 200 इंटू √3/2 100 √3 अपना जवाब होगा 16 का 4. ठीक है. टाइम 17 पे आ जाते हैं. 17 टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. चार्ज ऑन ईच कंडक्टिंग स्फीयर्स. थर्ड आइडेंटिकल ब्रॉड कंटेंट में स्फीयर ए आइडेंटिकल Q/2 हो गया दोनों पे. और एंड देन विद बी 3Q/4 हो गया. एंड फाइनली बोथ न्यू फोर्स और स्फीयर इज गिवन बाय. अच्छा, एफ के टर्म से न्यू फोर्स और रिपल्शन बतानी. फोर्स जो जाएगी अब जो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, K Q/2 3Q/4 अपॉन R². 3KQ²/8 आ जाएगा. और पहले जो थी ये KQ²/R² ही होगी सिंपली. ठीक है. तो 3/8 F3F/8 2 17/2. क्वेश्चन लंबा है ना, थोड़ा सा देख के लग रहा था कि क्या होने वाला है, बट चलो हो गया सॉल्व. 2 cities X and Y are connected by a regular bus service with bus leaving in other direction every T minutes. ओके, ये तो मेरे क्लास वाला क्वेश्चन सही लग रहा है बिल्कुल, बट नीट के पेपर में क्या कर रहा है ये वाली बात है. जेई की क्लास वाला क्वेश्चन है ये तो, बट नीट में भी पता नहीं. मैंने वाला तो देखते हैं, चलो क्या करना है. 2 सिटी है, एक X है और एक Y है. और यहाँ से जो है बस सर्विस है विद द बस लिविंग इन अदर डायरेक्शन एवरी T मिनट. तो यहाँ से बस निकलती है. ठीक है. इन ईदर डायरेक्शन. तो यहाँ से कुछ बस जा रही है ऐसे. तो ये वाली एक डायरेक्शन वाला केस ले लेते हैं पहले अपन लोग. ठीक है. कि एक B1 जब यहाँ से निकल रही होगी, B जब यहाँ से निकल रही होगी तो वो कोई आगे डिस्टेंस कुछ ट्रैवल कर लेती है. A girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction X to Y. एक गर्ल है वो स्कूटी चला रही है इधर की तरफ 60 km/h पे. नोटिस दैट बस गोज पास एवरी 30 मिनट्स एंड एवरी 10 मिनट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. चूज द करेक्ट पीरियड T ऑफ बस सर्विस इन स्पीड. तो V और T दो ही वेरिएबल होते हैं. तो ये डिस्टेंस एक्चुअली VT है. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है, बस जो है एवरी 30 मिनट्स में इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन जा रही है. तो बस की अगर वेलोसिटी V है तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है V-60 है. बस तेज चल रही है ना, बस गोज फास्ट है. V-60 है. V-60 इंटू 30 मिनट्स, और 30/600 मिनट्स में निकाल लेंगे सब कुछ, तो 30 मिनट्स ही डाल लेते हैं. इज इक्वल टू VT डिस्टेंस है ना जो कवर करना है, क्योंकि एक बस निकली तो दूसरी बस 30 मिनट्स में निकली, तो रिलेटिव स्पीड इतनी हो गई इसकी बस की. और फिर अगली बार जब तक वो उसको ट्रैक ट्रेस करेगी जब ये साइकिल वाले बच्ची को, तो इतना हो जाएगा ऐसे कुछ.
सामने से आती हुई बस के लिए जो हो जाएगा v+60 हो जाएगा, उसको 10 मिनट्स लग रहे हैं vt कवर करने में। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 3v - 180 इज इक्वल टू 1800 सॉरी इज इक्वल टू 10v सॉरी 10v, जीरो कैंसिल कर दिया था मैं, इज इक्वल टू v+60 240 इज इक्वल टू 2v। v की वैल्यू आ रही है 120, और ज़्यादा आ रही है। और t की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, अगर v को 120 डाल दें यहाँ पे, तो v की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो वो आ जाएगा v 120 ये 60 है, 15 आ जाएगा। तो टाइम 15 मिनट और स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन देखो मैंने किया हुआ है कि पहले अपने क्लास में थे तो हो रहा है, वरना तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। 18 इज क्या आंसर है अपना 18 का सेकेंड। फर्दर चलते हैं अपन लोग, आगे देखते हैं। 19 वाला जो क्वेश्चन है, कंटेनर हैज 2 चेंबर्स ऑफ वॉल्यूम v1 2 लीटर एंड v2 3 लीटर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर। ओके, एक चेम्बर है अपने पास, कंटेनर है जिसमें 2 चेम्बर हैं, वॉल्यूम v1 2 लीटर है, v2 3 लीटर, सेपरेटेड बाय पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर। ओके, द चेम्बर कंटेन्स n1 moles of चेम्बर कंटेन्स n1 moles of 5 मोल्स हैं इसमें, और इसमें 4 मोल्स हैं। इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसमें 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पार्टीशन को उड़ा दिया अपन ने, तो ओवरऑल वॉल्यूम 5 लीटर हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। प्रेशर P हो जाएगा। प्रेशर पूछा है कि प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें, क्या कांस्टेंट रखें हम लोग। इसमें मिक्सचर हो जाता है ना, तो इसमें थोड़ा पंगा होता है। तब इन जनरल मैं तो ऐसे मान लेता हूँ कि यार जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम ले रहे हैं ना, दोनों के मोल्स जो हैं उसको कंबाइन कर लेंगे, दोनों का कंट्रीब्यूशन इन प्रेशर कितना होगा। P क्या होता है, nRT/V होता है ना। तो ओरिजिनली हमारा टेम्परेचर क्या है, nRT/V है। इनिशियली टेम्परेचर जो है nRT1 N1RT अपॉन वॉल्यूम। इनिशियली इसमें 2 लीटर वॉल्यूम है, ये वैल्यू जो है ये 1 है, और N2RT/3 ये वैल्यू जो है 2 ATM प्रेशर है। और अब हमें चाहिए N1RT/5 प्लस N2RT/5। इसको N1 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2/5 प्लस 6/5 8/5 1.6 ATM हमारा प्रेशर आ जाएगा। 19 वाले का क्वेश्चन 4। थोड़ा अजीब सी बात है, वो पार्शियल प्रेशर वाली फीलिंग्स ही है मुझे कि इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर है उसको ऐड कर देते हैं। केमिस्ट्री में आई थिंक आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, मे बी दैट इज इट। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। बोर रेडियस, ये तो अपने को पता है ना, बोर रेडियस 0.52 दे रखा है नैनोमीटर। डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्चुअली जो उसका लॉजिक था उसका यही था ना कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 2πr जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए r के हिसाब से, ठीक है। और r जो हो जाएगा अपना वो 2π, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो अपॉन 2πr अपॉन 2πr अपॉन n हो जाएगा। और r जो है n²/z इसमें और मल्टीप्लाई होता है। हाइड्रोजन है 1 हो गया, ये n आ गया, इंटू 2 हो गया बस ये। तो बेसिकली कितना आ गया ये अपना 0.052, इसको 0.05 ले लेते हैं, इसके लिए 0.1 हो गया। 2π जो है वो कितना है
2 पाई होता है 6.28 इंटू 0.628, तो वही कुछ इस तरीके से 0.67 मिली नैनोमीटर आ जाएगा 420 का 4। थोड़ा और डिटेल में कर सकता हूँ मैं इसे, बट अभी इतना टाइम बचा नहीं है क्योंकि 20 क्वेश्चन 34 मिनट में हुए हैं, तो अपने पास टाइम तो कम ही बचा है बहुत। 21 पे आते हैं एसी पावर सप्लाई 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज रेजिस्टर 20 ओम कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 25 ओम एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 45 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and voltage is what? In an AC supply, corresponding current in the circuit and phase difference between कैपेसिटर है, रिएक्टेंस, रेजिस्टर है और इसके इंडक्टर की, तो ये तो माइनस होकर 20 हो जाएगी। 45 डिग्री वाला आंसर आएगा, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद कंपैरिजन करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट 220 डिवाइड बाई 20√2, यही आएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 11/√2, ये हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, चौथा ही होगा। तो 21 का चौथा है, 21 का फोर्थ है। यार ये मार्क करने में भी टाइम लग रहा है अपने का ना, इसका भी थोड़ा कंसेशन चाहिए होगा अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज शोन इन द एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्सिस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट गलत बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ये तो ऐसे होना चाहिए था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ये भी ठीक है। तो अपना जो है ए एंड डी हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है। ए एंड डी दो ऑप्शंस हमारे मैच कर जा रहे हैं ना, बच गए। मेरे को लगा दो ठीक हो गए तो पंगा हो गया, बट ठीक है। तो ए और डी, ए एंड डी मतलब 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है अपना, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। 23 पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन द एयर। पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ व्हाट? अगर ओपन एट बोथ एंड्स तो C/12 हो जाएगी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है ना, C/12 एफ नॉट जो है। एफ डैश की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? आधा पानी में डिप कर दिया तो बचा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ना, तो क्लोज एट 1 कॉलम C'/4L/2 ऐसे कुछ आप करेंगे। C/4L/2 तो ये भी C/2L ही हो गया। सेम ही आ गया। लेंथ आधी हो गई है, C/4L डैश करना है अपने को, है ना। ठीक है, तो एफ ही आ गया। तो 23 का एफ है, 23 का 4 है। 24 पे चलते हैं अपन। टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P and Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 ऑसिलेट वर्टिकली। ओके, if the maximum amplitudes are the same, the ratio of the amplitude AQ to AP, अगर मैक्सिमम स्पीड सेम है तो ओमेगा क्यू ए क्यू इज इक्वल टू ओमेगा पी ए पी। तो पूछ रहे ए क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अपने को समझ आ रहा है ए क्यू अपॉन ए पी इज ओमेगा पी अपॉन ओमेगा क्यू। और पी K1 वाली स्प्रिंग है, स्प्रिंग K2 है, मास सेम दोनों के। तो ये जो है बेसिकली P वाला जो है रूट K1 नीचे आ जाएगा, K2 ऊपर आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। रूट ऑफ K2/K1 1, 24 का 1। 25 आउटपुट Y ऑफ द गिवन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ अ विच गेट। अच्छा, यहाँ पे अगर अपना कैसे सोचते हैं ऐसे, या तो कुछ फिक्स ही आ जाए, ट्रुथ टेबल दो ही इनपुट हैं तो ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। A B 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से देख लेते हैं। और आउटपुट जो होगा, अगर A और B 0 0 हैं दोनों, तो 0 और 0 ये लेते हैं, तो 0 और 0 का और जो है 0 होगा, फिर 1 हो जाएगा ये। और ये जो है 1 1 और ये A और B फिर 0 है, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का एंड 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर
अपन देखेंगे तो उसके बाद एक को ज़ीरो एक को वन कर लेते हैं, तो ज़ीरो और वन है तो और तो वन आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो और वन है तो और फिर वन आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, वन ज़ीरो पे भी सिमिलरली ज़ीरो आ जाएगा, वन वन पे वन और वन है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो आ गया। तो वन ज़ीरो ज़ीरो किस में होता है? तो नॉर 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 नॉर, ठीक है। 25 का 2, an oxygen cylinder of oxygen volume 30 liter and has 18.2 moles of oxygen, and sometimes oxygen down from cylinder, its gas pressure drops to 11 atmosphere pressure at temperature 27 degree centigrade. Mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to, oxygen cylinder volume 30 liter, यार बेसिक बात है, नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लेते हैं अपने ओरिजिनल कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और बाद में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। इनिशियली जो है 18.2 है, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन, जब कुछ ऑक्सीजन निकाल लिया तो गॉस प्रेशर डाउन टू 12, गॉस प्रेशर हो गया तो 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेता हूँ अपन, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर 300 है, आर एन जो हो जाएगा पी वी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, पी वी अपॉन आर टी, ठीक है। तो पी वी अपॉन आर टी में एन जो हो जाएगा, पी वी कितना होता है 12 एटमॉस्फेयर, 12 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर, और इनटू में कितना हो जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम इज 30 अपॉन आर कितना 100/12 लिखा है, इंटू टेम्परेचर 300, 10 हो गया, ये 100 हो गया, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए एक से भाई इतना, जब भी कुछ यूनिट का पंगा हुआ है, पी वी लीटर 10⁻⁻3, ठीक है ठीक है, मीटर क्यूब में ना, तो अपना 100.1 14.4 मोल हो गया, बल्कि बढ़िया बात है। तो जो कितना बाहर निकला 18.2 माइनस 14.4 बचा कितना 8, 3.8 इंटू ऑक्सीजन कितना निकला होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला ये पूछ रहे थे ना, इंटू मास होता है 32, 3.8 इंटू 32 करोगे तो 40 इंटू 30 करने में 12 करीब आता है ना, 40 इंटू 30 करने में 120 आता है, और केजी में 1.120। अच्छा एक सेकंड थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, 120 पे 116 भी है और ये भी है, 6 एक कैरी 76, और ये हो जाएगा 76 + 38 कितना होगा 114, और 6 एक 1.216, नहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, कोई नहीं, इस थर्ड वाले को ठीक मान लेते हैं, सबसे पास तो यही है, तो 26 का थर्ड कर लेते हैं, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम सोचें बैठ के यहाँ पे, 45 मिनट्स तो हो गए हैं, तो ये पक्की बात है, पिछली बार वाला मैंने नीट का पेपर जब सॉल्व किया था तो 45 मिनट्स में हो गया था, 42 में ही हो गया था शायद, 40 में ही हो गया था शायद, तो दैट इज ओके। इन अ सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. The power of the combination is 4p, and magnification will be m into m into m into m for 27 का 1, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना नीट में। 2 gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius r and rb respectively, on supplying an equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure. Pistons of gas A and B are displayed by 16. This change in their internal energy same, change in internal energy same, constant pressure में तो n c v डेल्टा t दोनों का सेम है, डेल्टा t सेम है,
तो जो वर्क डन होता है वो होता है एन आर डेल्टा टी, प्रेशर इनटू two gases A and B are filled at same pressure in separate cylinders with mole pistons of radius R and RB. Both the systems reversibly under constant pressure. इंटरनल एनर्जी में सेम है तो वर्क डन भी सेम हो जाएगा अगर इंटरनल एनर्जी सेम है तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, प्रेशर दोनों का सेम ही है, पी नॉट पाई आर ए स्क्वायर इंटू डिस्टेंस आर ए का 16 है इज इंटू पाई पी नॉट इंटू आर बी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस उसका 9 है। तो आर ए इस टू आर बी पूछा है तो 3:4 अपना जवाब आ जाएगा। ऑप्शन बी 28 का 4 आ गया, 28 का 4 आ जाएगा अपने पास। आगे चलते हैं 29 पे। बलून इज मेड अप ऑफ सरफेस ऑफ टेंशन एस एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट हैज स्मॉल एरिया ए। इट्स फिल्ड विद गैस ऑफ डेंसिटी रो एंड टेक्स स्फेरिकल शेप व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट इट R to 0 in time t. The speed VR of coming of the balloon depends on R as. Balloon is made of material of surface richness inflation. Speed जिससे गैस बाहर आएगी, स्पीड जिससे बाहर आएगी तो depends on R as RA and T is proportional to time. तो स्पीड जो है उसके लिए तो देखो मुझे लग रहा है स्पीड के लिए तो अपन वो लगा लेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है ये, मेरे को ऐसे कुछ समझ के आ रहा है। स्पीड के लिए तो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस कुछ आ जाएगा वो बर्नौली टाइप से, वो प्रेशर डिफरेंस 4 सिग्मा बाई आर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से सोच लेंगे अपन लोग, 4 एस बाई आर जो भी है। एंड देन उसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी, तो टाइम की बात करेंगे तो टाइम में क्या हो जाएगा, बस वेलोसिटी आ गई इंटू एरिया कर देंगे, टाइम आ जाएगा, कुछ डेंसिटी रेडियस वाला टर्म आ जाएगा। बट ये पता इंटीग्रेशन में तो लंबा होने वाला है, बाद में आते हैं इस पर ना। क्वेश्चन पहले भी छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, चलो बाद में आते हैं, टाइम बचेगा तो आएंगे, अभी इतना टाइम है नहीं कि इसको सॉल्व कर सकें, टाइम की कमी है क्योंकि टाइम बचा कितना है, 15 मिनट ही बचा है। अबाव है वहाँ से स्पेरिड बाय लाइट सिंगल लेंथ we notice if the string gets slack at some point you make an angle theta from the ratio of the speed of the body point to the initial speed। इस पॉइंट पे वेलोसिटी होती है अंडर द रूट जी आर कॉस थीटा, ठीक है जी, चुपचाप से थीटा ये तो जी आर साइन थीटा हो जाएगी बहुत चुपचाप से, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर 1 प्लस साइन थीटा प्लस एम जी आर साइन थीटा हो जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर में 2 ये 2 नहीं होता है, जी आर ही होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 साइन थीटा ऐसे कुछ हो जाएगा, 2 प्लस 3 साइन थीटा यार 2-3 में है, साइन थीटा अपॉन ये है साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट में आ जाएगा 2 प्लस 3 साइन थीटा, उसके बाद सब टेन टर्म्स 2 तो यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ये ठीक है अपना 30th का 2 है, मान लेते हैं यार, अभी टाइम नहीं है चेक करने का। वापस आते हैं 32 सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज, व्हाट विल बी पीरियड सन रोटेट्स डबल हो गया, ट्वाइस इज प्रेजेंट रेडियस यूनिट सन टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी माना जाए उसे, तो अगर वो डबल साइज का हो गया है, ठीक है, स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी डबल साइज का हो गया है, तो भाई सन रोटेट अराउंड इट सेंटर है ना, तो कंजर्वेशन वही है ना, आई ओमेगा कांस्टेंट करना है यार, आई नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ करना है ना। तो अब अगर सन जो है ओमेगा नॉट जो है 2π/27 डेज है, आई नॉट होगा एम जो है सन का, अगर एम नॉट मान लूँ मैं उसे, इंटू रेडियस 2r²/5। अब इसी में ही एम जो है एम भी हो जाएगा बड़ा, तो एम की बड़ी वैल्यू जब देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, आर जब डबल हो गया अपना, एम 8 गुना हो जाएगा, तो 8 एम नॉट 2 टाइम्स आर भी 2r हो गया, तो 4r²/5। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स ना, इज इक्वल टू 22π/t, ये 2π भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल बात है अपना। ये बेसिकली t जो है
तो 27 इधर आ जाएगा, 8×32 आ जाएगा। ओह शिट, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ये। फिर ये कुछ पंगा हो सकता है। सन टू बी ए स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर हम मान रहे हैं अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो दूसरी बात यही हो सकती है कि उसने मास को चेंज नहीं किया हो, मतलब मास को सेम रखा हो, क्योंकि रेडियस तो बदलेगा ही, तो ये 8 वाला टर्म नहीं होगा, 4 वाला टर्म होगा। तो 4×27 करेंगे तो कितना है, 108, और 108 ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो बच गए। दूसरा ऑप्शन है सब 31 का, 31st ऑप्शन इसका सेकेंड है। 33 पे आते हैं, रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मर्करी। तो आर मार्शियन इज 4r मर्करी, मार्शियन एयर इज 610, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथ ऑफ द 1 ईयर और मर्करी। मर्करी पे क्या लेंथ होगी यार, रेडियस जो टाइम पीरियड वाली बात कर रहे हैं ना, जो टी स्क्वायर है वो आर टी जो है वो r⁻³ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मरकरी पे लेंथ पूछिए ना, तो 687 इंटू मरकरी में तो आर मरकरी ऊपर आएगा ना, आर मरकरी अपॉन आर मार्स 1/4⁵² हो जाएगा ये, 687/8 आ जाएगा। ये 687/8 में 8 कुछ 100 से तो कमी, 88, 33 का 3, 32 नहीं किया क्या अपन ने, 32 किया तो था, 32 का 2, 31 का 31 अपन ने नहीं किया था, सॉरी बच गए, चेक कर लिया। 32 का 2 है, वो 32 का है 2, 31 का भी अपने को करना है। 31 का फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस ए बी सी डी, इससे कुछ बी सी डी पी, परसेंटेज एरर इन पी इज व्हाट, 3 ए का कितना है 1 + 2 × 3 प्लस सी का 2 है प्लस डी का 1/2, 3 + 6 9, 9 और 4 13, 31 का 13 का आंसर क्या है, 13 इज 1। ठीक है, आगे चलते हैं 34 पे। वायर रेजिस्टेंस आर कट इनटू 2 8 इक्वल पीसेस, फ्रॉम दीज पीसेस R/8 रेजिस्टेंस हो गई सबकी। 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड, these two equivalent resistors are made by adding 4 of these together in parallel. R/8 को 4 जोड़े ना, 4 पीसेस जोड़े पैरेलल में, R/8 R/4 बस R/32, और R/32 को अब इन दोनों हमने सीरीज में ऐड कर लिया इंटू 2, R/16 34 का R/16, 34 का 1। 35 पे चलते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m आर हैविंग सेम एनर्जी, रेशियो ऑफ द लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज व्हाट, E = hc/लैम्डा फोटोन। जो लैम्डा फोटोन है अपना वो E के टर्म्स में ये हो गया कि लैम्डा जो है वो hc/E आ गया, और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा = h/√2me होता है। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो देखेंगे, HH कैंसिल हो जाएगा, C/E अपॉन √2me ऊपर चला जाएगा, तो C × √2m/E आ जाएगा। 35 का 1। अब देख लें टाइम कितना हो गया, 53। चलो 10 मिनट मान लें मैक्सिमम ना, कि थोड़ा सा बायोलॉजी से टाइम निकाल लेंगे, 10 मिनट ही है। स्फीयर रेडियस R is cut from a large sphere radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis is what? Remaining part है यार, तो बहुत लंबा। इसका मास अगर मैं m बोल दूँ तो इसका मास 4m है, 4m में से कुछ बच गया तो 3m। तो असेंशली कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द लार्जर स्फीयर। स्मॉलर स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा 3/2m r², क्योंकि साइड में है ना एक्सिस, वाई वाली एक्सिस के बाद पूछ रहे हैं ये लोग, ये तो ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय जो उसका बचेगा वो बच जाएगा 4m मास है, तो 2/5 सॉलिड स्फीयर है, तो ये 3/2 नहीं होगा, 7/5 होगा, 7/5 2/5 4m, रेडियस जो है 2r है, 2r का स्क्वायर माइनस 7/5 mr² होगा ना, इसका माइनस भी होगा,
तो ये कितना हो गया 24 नहीं 2 × 4 8 × 4 32 32 - 7 मास 4m क्यों क्या सॉलिड स्फेयर है ना मास तो 8m करना पड़ेगा अपने को 8m करना पड़ेगा भाई 2 × 8 16 16 × 4 32 32 minus 2 × 8 16 16 × 4 64 64 - 7 57 57 7/57 कुछ आपका जवाब आएगा यहाँ पे 36 का 1 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यार क्या बकवास है ये ठीक है 37 इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दिस and moving with speed c/100 is injected into magnetic field 9 × 10⁻⁴ perpendicular direction which to apply an infinity to other so that the electron does not reflect तो इसमें क्या पूछा है इसकी स्पीड ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E/B V हो जाती है ना तो E दे रखी है और V दे रखा है अच्छा E पूछा है ना तो E = VB तो V कितना है c/100 इंटू B कितना है 9 × 10⁻⁴ तो 27 × 10⁻⁻2 ऐसे कुछ आ जाएगा 26 × 10⁻2 है ना 3 × 10⁸ है ये 4 आएगा सॉरी 27 × 10⁴ आएगा ये गलत हो गया ऑप्शन ये गलत हो गया अपन के पास बचा क्या E इज़ परपेंडिकुलर टू बी पैरेलल टू बी परपेंडिकुलर वाला ही होता है पैरेलल तो होता नहीं है ना वो क्रॉस्ड ही होता है ठीक है 37 का 3 37 का 3 आ गया अपने पास नीट वालों को प्रॉब्लम हुई होगी अब मैं समझ रहा हूँ मुश्किल क्यों लग रहा था आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E2 दिस इज दिस एंड एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ नहीं यार सिंपली वो तो सेम ही होता है बस E/B हो जाता है उसका तो E/B में E/C C जो है C से डिवाइड कर देंगे इसे 3 × 10⁸ तो 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा और कॉस है कॉस ही रहेगा ये तो 2 × 10⁻⁷ ये भी है यहाँ पे y और x का फर्क है एक्सप्रेशन में गिव इज दिस तो ये z के अलावा तो उससे परपेंडिकुलर होना है ना z इधर है सपोजिटली तो y x फिर फीस x की तरफ मूव कर रहा है तो ठीक है y होगा ये वाला नहीं होगा ये ठीक है 38 का b 38 का 3 सॉरी 38 का 3 coming back to this 39 body weighs 40 Newton on the surface of the earth gravitational force experienced by the body to the height earth at a height equal to 1/3 of the radius 4r/3 स्क्वायर कर लेंगे 16/9 तो बस जल्दी करना पड़ेगा 9/16 और 48 27 ऑप्शन है 27 आ गया ऑप्शन कौन सा था चौथा ना चौथा फोर्थ ऑप्शन 40 unpolarized light traveling in air incident on the medium of refractive index 1.73 at Brewster's angle okay IB जो हो जाएगा वो tan inverse 1.73 √3 which is 60 degrees both reflected and partial light both reflected and close to 60 degree both reflected and transmitted are perfectly balanced with angle of reflection and refraction reflection का जो एंगल है वो 60 डिग्री है रिफ्रैक्शन का एंगल में 60 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो sin 60 = √3 sin r की वैल्यू हो जाएगी √3 30 डिग्री हो जाएगी 30 डिग्री ये भी ठीक है लाइट बहुत रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड लाइट है परफेक्टली पोलराइज्ड तो गलत है रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड नहीं होती ना परफेक्टली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड होती है transmitted light is completely polarized with angle of refraction close to 30 degree transmitted light is completely polarized ये तो ट्रांसमिटेड तो होती नहीं reflected light is angle of reflection equal to तो ये तो ठीक है reflected light is partially polarized नहीं this is not correct ठीक है 40 का थर्ड मार्क कर देते हैं यार चलो आगे चलो टाइम बस 1 घंटा हो ही गया है अभी 5 क्वेश्चन है लेट्स फिनिश दिस ऑफ 41 a constant voltage of 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit the current to the branch CD of the circuit is what much 1 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 3/4 और 2 और 4 मिला के हो जाएगा 5/6
4/3, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 + 5 25/12। करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 एम्पियर। करंट जब डिवाइड होगा 24 में से इधर और इधर, 24 में से जब करंट डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 24 में से डिवाइड होगा तो 24 में 1 वाले में कम ज़्यादा होगा ना, 3 के प्रोपोर्शनल, 3/4 इंटू 24 विच इज़ 18 और इधर 6, और इसमें 2 और 4 में 24 डिवाइड होगा तो 4 से प्रोपोर्शनल होगा तो 4/6, 2/3 इंटू 24 इज़ 16 इधर आ जाएगा, तो इधर 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। इसमें चेक कर लूँ ज़रा एक बार, गलती तो नहीं हो रही है। इसमें 16 है, इसमें 8 है, 6 और तो ठीक है। हाँ, 2 41 का 4 इस आते हैं 42 पे। अरे यार 42 पे पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर सेपरेटेड बाय 2 slabs of different capacity 3D/2 divided due to this capacity become 2 times larger when there is nothing between the plates. When there is nothing between the plates तो capacitance to K1 is what? तो एप्सिलॉन नॉट A/D जो है वो इसका ट्वाइस हो जा रहा है क्या, एप्सिलॉन नॉट A/D1 3D/8 अपॉन K1, 3D/8 K1 प्लस D/2 K2, और ये जो है D/2 प्लस 3D/8 7D/8 हो गया ना, D/8 में कुछ भी नहीं है, पूरा नहीं कवर हुआ है, बस D/8। तो यहाँ से समझ आ जाएगा अपने को कि 3D/8 K1 प्लस D/2 K2, 4 कर लो, ये 1 कर लो, प्लस D/4 इज इक्वल टू D, ये 3D/4 आ गया। K1 K2 में क्या निकालें, K1 निकालना है, K2 का रिप्लेस कर लो, K2 इज 1.25, 5/4 4/5 4/5 K1 4/5 K1, ठीक है। तो 8D/4 K1 इज इक्वल टू 3D/4 2 3 K1 इज 8/3 आ रहा है ऑप्शन में। इतनी मेहनत करके नहीं आ रहा तो पीट देते ऐसे। 3 का अपने 42 का थर्ड आ रहा है, 42 का थर्ड आ रहा है। 43 का कंसिडर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल measuring 9 mm division, these is 0.1 cm obviously x equal 0.1 में जॉर्ज 0 एरर 0.1 का है, 0 एरर। मेन स्केल रीडिंग डायमीटर इज 5 and 8 into 0.1, 5 plus 8 into 5.8 minus 0.1, एक सेकेंड, द लीस्ट डिवीजन 5.7, तो एक सेकेंड, द लीस्ट डिवीजन विद मेन स्केल रीडिंग डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, एंड 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट डिवीजन है वो, तो उसका लीस्ट काउंट जो 0.01 है तो 0.08 हो जाएगा। ये 5.8 5 माइनस 5 प्लस 0.08 माइनस 1, 5.08 माइनस 1 4.98, ऑप्शन में है 143 का 1, 43 का 1, 44 का 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 different small circular coils having radio ratio 1:2. The ratio of their respective magnetic moment is I into pi r square ना, तो 1/4 हो जाएगा ये, तो सॉरी 1/4, आई सेम ही है, तो थर्ड 44 का थर्ड। कितना टाइम हो गया, 5 मिनट, तो 1 मिनट और। Consider a water tank shown in the figure. It has one wall at x equal to L and it can be taken to be very wide in that direction. When filled with liquid surface makes an angle theta naught with x-axis at x equal to L. Yx is the height of the surface and the equation of y-axis. घूमने वाले में तो हमें पता है रो ओमेगा स्क्वायर x²/2 हो जाता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हैं तो अपन को पता है कि स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बट मेनिस्कस की बात कर रहे हैं। मेनिस्कस तो अपन फिगर आउट कर सकते हैं। मेनिस्कस स्फेरिकल्स में तो मतलब मेनिस्कस कैसे निकलता है, मेनिस्कस कैसे होता था भाई,
स्फेरिकल मेनिस्कस होता था ना, स्फेरिकल ट्यूब होती थी तो स्फेरिकल मेनिस्कस होता था। बस इस बार क्या चेंज हो गया, स्फेरिकल होने की जगह वो स्ट्रेट है, वो सरफेस स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो मेनिस्कस है वो कुछ एंगल पे आ रहा है। तो इसको जब हम नापने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, अब लोग नापने की कोशिश, वाई एक्स पूछ रहा है, वाई एक्स अगर मैं यहाँ पे मानूँ कि ये वाई है एट एनी एक्स, तो इसे छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं अपन लोग। छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे डी एक्स विड्थ का। तो इस डी एक्स विड्थ के पार्ट में कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, कुछ नीचे की तरफ लगेगी, उसको बैलेंस करना होगा ना, ऐसे कुछ मान लो। तो वो नीचे वाली तो अपने को एम जी समझ आ रही है, एम जी जो जाएगी वो एम जी जो होगी, और ऊपर की तरफ क्या लगने वाली होगी, इधर की तरफ टी इंटू, इसमें बहुत बोलते हैं वेरी वाइड ना, उसे मान लेते हैं वाई जेड मान लेते हैं, टी जेड इधर की तरफ लग रही है और इधर टी भी है, इधर भी टी जेड लग रही है। सिंग टी को मान लेते हैं, टी थोड़ा चेंज हो रहा होगा बट मान लेते हैं टी जेड इधर लग रही है। भाई एंगल चेंज हो रहा है, नहीं तो कैंसिल हो जाती है, एंगल चेंज हो रहा है तो उसका गैप ही है ना बेसिकली, जो असेंशियल बात है। ठीक है, टी जेड का गैप है, तो वो अपने को पता है कि वो टी डी थीटा कुछ इस तरीके से आता है, टी डी थीटा नेट आ जाती थी ना। अगर ये डी थीटा एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो टी डी थीटा जो है वो बैलेंस करना चाहिए एम जी को। ठीक है, डी एम जी होगा, इनफैक्ट एम जी तो हमको ज़्यादा बोल दे रहे हैं, डी एम जी होगा। डी एम कितना हो जाएगा, रो वाई हाइट कितनी है उसकी, पूछा क्या है मैंने यार, वाई टेनिक्स तो पूछा भी नहीं है, सब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो रो वाई हाइट और वॉल्यूम जो जाएगा डी एक्स इंटू वो वाला जो डिस्टेंस है वो जेड वाला जो लिया था इंटू जी, टी डी थीटा टी इंटू डी थीटा। सरफेस टेंशन कितनी है, तो सरफेस टेंशन वाली फोर्स तो हमने देख ली ना, सिग्मा एस एस जेड है ना, एस जेड, तो एस जेड होगी ये इंटू डी थीटा जो है अपना क्या हो जाएगा, डी थीटा थीटा ठीक है। अच्छा, तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आ गई, रो वाई जेड कैंसिल हो गया, रो वाई जी अपॉन में एस, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास। और डी थीटा बाई डी एक्स इस तरीके से आ रहा है, तो आगे देखें तो ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई जो है उसका रिलेशनशिप थीटा के साथ क्या है, अच्छा इन दे रखा है इन्होंने, थीटा टेन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज टेन थीटा। हाँ, तो डी थीटा से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया ना, इसका डेरिवेटिव हो गया कुछ ऐसा कुछ बोला है, क्या लॉजिक है, जो भी टेन थीटा स्लोप फ्लोप जो भी कर रहे हैं करते हो यार। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ ठीक है, टेन थीटा का स्लोप ये तो है, ठीक है ना, बिल्कुल। थीटा नॉट लेस देन इक्वल टू वन है, क्या छोटा है देखते हैं। एंड देन दिस इज बेसिकली डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये आ रहा है रो जी वाई बाई एक्स एस, है ना, ठीक है। तो रो जी वाई बाई एस, ये तो आ गया, फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया, 45 का फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है अपना। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है अपने को, बट चलो जो भी आ रहा है अभी तो ठीक है अपना। कितना टाइम हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, मुझे लग रहा था 1 मिनट में हो जाएगा, बट ये तो हमारा टोटल टाइम लगा है अपने को सॉल्व करने में, जो पेपर को सॉल्व करने में लगा है। तो ये बात तो पक्की है कि ये पेपर पिछले पेपर से तो मुश्किल है फॉर श्योर, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई रिमेंबर नीट 2024 का पेपर मैंने सॉल्व किया था, मेरे को लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ये वाली सिचुएशन थी। तो अभी तो मतलब नॉर्मली जे एडवांस के पेपर में हमें 40-50 मिनट लगते हैं, इसी में 1 घंटा 7 मिनट लग गया है, तो मुझे लग रहा है तो मे बी आप लोगों को तो 1.5 घंटा लग गया होगा इसमें। तो अगर किसी ने बायोलॉजी का टाइम बचा लिया अपना, केमिस्ट्री से टाइम बचा लिया, तो शायद वो इस पेपर को कर सकता है, वरना टाइम लिमिट में शायद उतनी देर में नहीं होगा। बट एक बार अपने मार्क्स निकालते हैं कितने आए हैं, मेन तो वही कहानी है ना अपनी कि अपने मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, तो मार्क्स देखने के लिए जब अपन करेंगे तो कुछ इधर देखते हैं। मैंने ना आंसर की एक्चुअली में यहाँ पे डाली हुई थी इसी के ऊपर, कि मैं देख ना लूँ, तो कट करके इसे ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो मार्क्स निकालते हैं कितने आ रहे हैं अपने। 1 वाला जो है वो ठीक है क्या, 1 का 1 है, 1431,
1431 4414 4414 थर्ड कब गलत है 2144 2144 2442 टू एक सेकेंड 13 का 2 बोला मैंने 13 का 4 बोला रुक जाओ कुछ गड़बड़ है 13 का 4244 4244 17 का 2244 2244 उसके बाद 21 से 44342 342 25 का भी है 2114 2114 29 अपन ने किया नहीं था 30th का 2 है बहुत गलत हो गया यार इतने गलत नहीं होते थे नीट में कभी भी चलो कोई नहीं और 1231 1231 1143 1143 4343 4343 134 43 134 ओके सो अपने कितने नंबर आ रहे हैं गलत कितने वो देख लो ना अटेम्प्ट कितने किए थे अपन ने अपन लोगों ने अटेम्प्ट कितने किए थे अटेम्प्ट तो एक ही छोड़ा था ना बस 44 अटेम्प्ट किए थे 44 में से करेक्ट कितने हैं 44 में से इनकरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 इनकरेक्ट है भाई साहब 37 करेक्ट हो गए 37 इंटू 4 इज हाउ मच 35 इज 148 148 माइनस 7 141 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 180 फॉर श्योर वेरी डिफिकल्ट पेपर यार इतने गलत कैसे हो गए आंसर की तो गलत नहीं है इतने गलत नहीं होते यार नीट में बट एक सेकंड देखता हूँ मैं ज़रा वैसे तो देखो लार्जली पेपर का तो 8th का 3 आ रहा है 8th क्वेश्चन ये हम कंफ्यूज होते तो ठीक ही है चलो 8th तो अजीब सा था एक लग नहीं रहा था अपने को 13th का 2 मैंने बोला है इन्होंने 4 बोला हुआ 13 देखते हैं 13 जो है मैंने 2 बोला है इन्होंने 4 बोला है एल बाई एफ ओ ही तो होता था एफ ओ इज 2 एल इज 24 40 12.5 हाँ ठीक है चलो और पता नहीं जो भी है अब 13th वाला मुझे डाउट लग रहा है 15 का 15 वाले में ये कह रहे हैं 15 वाले में क्या जवाब है इनका 15 वाले में 4 कह रहे हैं 15 वाले में D1 इज रिवर्स बायस ओह शिट हमने सही निकाल के गलत मार्क कर दिया यार ये क्या बकवास कर दी ये तो शिट तो पाप हो गया बहुत ही बड़ा हो जाता है चलो कोई बात नहीं 15 में और 22 वाला क्वेश्चन क्या था भाई अपना 22 वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या प्रॉब्लम 22 वाले में ठीक है कह रहे हैं 22 में 33 कह रहे हैं अपने आंसर में 22 में थर्ड कह रहे हैं थर्ड का मतलब है ए ओनली ठीक है चलो कोई नहीं एंड 22 के बाद आगे चलते हैं 24 का ये 2 कह रहे हैं 24 इतने सारे एकदम से गलत हो गए ना K1/K2 एम्पलीट्यूड का रेशियो देखना था ओमेगा पी में K1 नीचे था
ओह शिट, के डायरेक्टली प्रपोजल टाइम पीरियड नहीं था यार, एम बाई के लिए। दैट इज सो स्टूपिड, इट इज अ स्टूपिड थिंग दैट आई डिड देयर। तो क्वेश्चन में तो स्टूपिडिटी कर ही लिया अपन लोगों ने, और मुझे देखो मैं श्योर नहीं हूँ आंसर का, जो भी है मतलब, और लोगों के तो आंसर की ऑफिशियल तो आई भी नहीं है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। 26 इज 0.125, ये निकाला है इन्होंने, क्या निकाला है 26 का 1 निकाला है इन्होंने। वो कंफ्यूज तो थे 0.116 और 0.125 में, एंड नो, ठीक है चलो कोई नहीं। 26 में, और फिर आ जाते हैं 37 पे। 37 में क्या आंसर आ रहा है? 37 में आ रहा है E is parallel to B, दिस मैग्नीट्यूड इज 27 into 10⁻²। ये क्या कह रहे हैं 37 का आंसर? 37 का ये 4 कह रहे हैं, और अपन ने 37 का 3 निकाला है। 4 का क्या मतलब है? 3 into 10⁻8, और नीचे 100 है, 10⁻6 हुआ। ओहो, 3 क्वेश्चनों में गंद मचाया अपन ने, मतलब 3, और तो मुझे आंसर श्योरिटी नहीं है, तो सब ठीक हूँ, बट 3 क्वेश्चनों में 15 मार्क, 156 मार्क आ जाते हैं, बट ठीक है कोई नहीं, चलो दैट इज़ फाइन, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट सो दिस इज़ इट बेसिकली गाइस। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से मैंने नीट का पेपर सॉल्व किया है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर तो नहीं है नीट का जैसे होता है, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है कि थोड़ा सा लेवल अप हुआ है नीट का, तो बहुत अच्छी बात है। पहले भी थोड़ा ऐसे ही होता था, इतना आसान तो नहीं होता था पेपर, जितना आसान कुछ टाइम से आने लग रहा था। तो पूरे नंबर आना शायद इस बार कम पॉसिबिलिटी बनेगी किसी की, आ जाए तो आ जाए, मतलब जीनियसेस तो होते ही हैं, बट अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं 180 में से, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड स्कोर। तो मतलब 40 मार्क तो कट ऑफ के मैं ऐसे ही काट देता हूँ, जो पहले की कट ऑफ से, तो वो आप भी अज्यूम कर सकते हो कि 40 नंबर तो वो कम हो ही जाएंगे। ठीक है, मतलब 140 मतलब 156 आ जाते हैं मेरे, दैट इज़ फाइन। तो मैं मान लेता हूँ ठीक है, वो भी तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो गलतियाँ भी होती हैं, टाइम का प्रेशर भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो मल्टीपल बातें हैं, तो 40 मार्क्स की पंगा तो हो ही सकता है अपना। ठीक है, तो जब हमारी अपनी कट ऑफ या रैंक जब आ जाएंगी, तो देखते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद और सब क्या आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे अपन लोग। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।